तो हमारा बिहार स्पेशल क्लास जो है वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और आज जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट टू है। आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट टू है। देखो, इंट्रोडक्शन ऐसा है कि इंट्रोडक्शन को हमें ना बहुत चीजें उसमें समझ नहीं रहती है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का जो है आज वो है पार्ट टू। और कल की क्लासेस में जो है वो हमने जो है वो जेलों के बारे में देखा था। साथ ही कि ये जो बिहार है वो कैसे अस्तित्व में आया, ये भी हमने चीजें देखी थी। ठीक है। लेकिन कल कुछ पॉइंट्स जो थे समय के कह सकता हूँ कमी के कारण कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, जिन्हें आज की क्लास में जो है दोस्तों मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है इसका, तो फटाफट से जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सर्च कर सकते हो और उसको पहले देखो। उसके बाद से आप इसको नोट कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने ना आपको कल एक मतलब कह सकता हूँ विश्वविद्यालय के बारे में काफी बीपीएससी जो है वो पूछती है। ठीक है। तो एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, आपका कह सकता हूँ 8वीं सदी में, शताब्दी में, जिस विश्वविद्यालय का नाम था उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, मैंने क्या कहा? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपको पता है ना कि बिहार जो है दोस्तों, आपका शिक्षा के लिए काफी मतलब कह सकता हूँ एक हब हुआ करता था। आज भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पटना जैसे बड़े जगह पे जो है वो कितने सारे कोचिंग्स हैं यहाँ पर में आपके बीपीएससी के लिए, साथ ही यूपीएससी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है। तो आज का एजुकेशन जो आप कह सकते हो और उस समय का एजुकेशन, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि बौद्ध काल से ही जो है दोस्तों यहाँ पर में आपका विश्वविद्यालयों की काफी प्रख्याति रही है। तो 8वीं शताब्दी में जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो है वो स्थापना किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी स्थापना जो है, एक तो हमें पता चल गया कि ये 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था। एक पाल वंश के शासक हुआ करते थे। हम सब कुछ देखेंगे जब हमारा आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा बिहार का, तो हम देखेंगे वंशों के बारे में कि कितने वंश आए बिहार में। ठीक है। तो एक पाल वंशीय मगध सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल। ठीक है। तो उन्होंने जो है दोस्तों आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। पाल वंशीय शासक। ठीक है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ना सिर्फ बीपीएससी, बहुत सारे कह सकता हूँ स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में और सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो पाल वंशीय शासक का नाम क्या था? गोपाल। इन्होंने जो है वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में जो है दोस्तों किया था। ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पर मैं जो है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूंगा कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 12वीं शताब्दी के अंत में जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1198 ईस्वी की, तो एक बंदा था जिसका नाम था इख्तियार उद्दीन इब्ते। ठीक है, या इब्ने। उसका जो दोस्तों कह सकता हूँ वो बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने जो है उदंतपुरी दुर्ग, ठीक है, एक दुर्ग था, और उस दुर्ग का नाम था उदंतपुरी दुर्ग। ठीक है। उस दुर्ग को उन लोगों ने कहा हिसार ए बिहार। ठीक है। उसके साथ साथ जो है हिसार ए बिहार के साथ साथ जो है वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध और जैन स्थल और मठों को जो है इसने तहस नहस कर दिया। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो आपने गोपाल नाम देखा, ये एंशियंट बिहार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। एंशियंट में ये बना, लेकिन मिडेवल में इसे तोड़ दिया गया। ठीक है। मेडिवल में इसे तहस नहस कर दिया गया। देखो, ईर्ष्या की भावना जब भी किसी इंसान में आती है तो वो बदला लेने की बड़ी कोशिश करता है। ठीक है। या फिर वो सोचता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो मध्यकालीन बिहार में जो है दोस्तों एक बंदा आता है, जिस बंदे का नाम था इख्तियार उद्दीन इब्ने। ठीक है। और बख्तियार खिलजी का पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद, ये दोनों आते हैं और दोस्तों इस उदंतपुरी विश्वविद्यालय को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि बख्तियार खिलजी ने जो है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की भी कह सकता हूँ उसको भी बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया था। ठीक है। आइए इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो स्थापना आपने देख लिया। तो इस बंदे का नाम था, और आप पहले डेट लिखिए, सन 1198। ठीक है। और इसको हम आपको कहीं कहीं पे 12वीं सदी भी देखने को मिलेगा, 12th सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है। 12th सेंचुरी। तो इसमें जो है दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था इख्तियार उद्दीन इख्तियार उद्दीन इब्ने। ठीक है।
और साथ ही जो है वो बख्तियार खिलजी का पुत्र था मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद। इसने जो है दोस्तों, इसको उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। ठीक है, आपने स्टार्टिंग भी देख लिया और इसका अंत भी देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट जो कल के क्लास में छूट गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ये जो आपने वर्ड देखा बिहार, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बिहार वर्ड है आपको कौन कौन सी पुस्तकों में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक पुस्तक और हुआ करती थी, विहार। ठीक है, जिसका जिक्र मिलता है एक पुस्तक में, और वो आपको पता है कि हमारे राज्य में विद्यापति जी का काफी ज्यादा सम्मान है और विद्यापति को हर कोई इंसान जानता है, खास करके मिथिलांचल के क्षेत्र में विद्यापति का काफी नाम है। ठीक है, तो विद्यापति जी की एक पुस्तक हुआ करती थी जिन्होंने उन्होंने 1309 में जो है वो पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था कृतिमाला। ठीक है, कृतिमाला में भी आपका विहार का जिक्र मिलता है। ठीक है, विद्यापति, विद्यापति। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी, पुस्तक का नाम था कृतिमाला। कृतिमाला। ठीक है, और इसमें आपका क्या मिलता है, बिहार का जिक्र मिलता है। अगर आपसे ईयर पूछ ले तो 1309, ठीक है, 1309। तो ये हो गया, ये कल के क्लासेस में कुछ चीजें जो है दोस्तों आपकी छूट गई थी, तो ये आपको कंप्लीट करवाना जरूरी था। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बिहार के बारे में बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा चीजें का मतलब क्या दोस्तों, एक्स्ट्रा चीजें में जो है दोस्तों मैंने आपका जैसे कि आपका हो सकता है अवस्थिति बताना है, भौतिक स्थिति। हालांकि ये क्वेश्चन सब ना के बराबर आते हैं, लेकिन लक बाय चांस अगर आपके पास आ गया ये क्वेश्चन तो आपको पता रहना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप डालेंगे ऊपर में। ठीक है, और इंट्रोडक्शन डालने से पहले जो मैंने आपको नोट करवाया वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको जो है दोस्तों बताया था कल कि आपका बिहार का जो है वो मतलब बाउंड्रीज क्या क्या है, और आई होप कि आपने वो क्लास को रिवीजन भी एक बार जो कर लिया होगा। ठीक है, आपसे ना कभी कभार पूछ लेता है कि ये जो आकार है, शेप है बिहार का, वो कैसा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये त्रिभुजाकार शेप है, वो थोड़ा सा इस प्रकार से जो है समझ लेते हैं कि ये त्रिभुजाकार शेप है। ठीक है, लेकिन ये त्रिभुजाकार नहीं है दोस्तों, ये आपका आयताकार है। ठीक है, तो बिहार का जो आकार है वो आपका आयताकार है। ठीक है, लक बाय रेयरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि मैंने बहुत बार बहुत कम ही देखा इस क्वेश्चन को अभी तक। ठीक है, लेकिन आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो आकार इसका क्या था, आकार इसका जो है वो आयताकार है। ठीक है, और समुद्र तल से जो है उसकी ऊंचाई दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, कितना है, 173 फीट, 173 फीट। और इसको अगर आपसे पूछ ले मीटर में तो ये होता है आपका 55 मीटर, 55 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है दोस्तों बिहार की वो है 173 फीट, और अगर इसको मीटर में कहेंगे तो 55 मीटर। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल रहता है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है बिहार का। क्षेत्रफल जो है वो 94,163 है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। एक चीज और आपका रहता है कि ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार में कितना है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो पूरे इंडिया का जो है वो कितना हिस्सा कवर करता है बिहार, तो 2.86% जो है दोस्तों पूरे इंडिया का ये बिहार कवर करता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो आपका उत्तर दिशा है ये इसमें आपका नेपाल है। ठीक है, उसके बाद से आपका दक्षिण में जो है क्या है, दक्षिण में है आपका झारखंड। ठीक है, और आपका पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, पूरब में है आपका कौन सा राज्य, वेस्ट बंगाल। और आपका
पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। बस इतना ही चीजें आपसे पूछी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक्स्ट्रा, कि पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ये एक्चुअली ये सेंसस का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में इसको खत्म कर दूं। पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में आपसे, ठीक है, जनसंख्या के बारे में आपसे पूछ लेता है कि 2011 के, देखो 2011 में जनसंख्या आपका सेंसस हुआ था। 2011 के बाद जो है दोस्तों 2021 में होना था। आपको पता है कि हर 10 साल पे होता है, लेकिन 2021 वाला फेल्ड रहा। सरकार ने कहा है कि हम अगली जनगणना जो है दोस्तों आपका 2026 में करेंगे। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के हिसाब से जो है बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल जनसंख्या जो है वो 10, 40, 99, 500, 492, 452 है, सॉरी। ठीक है, 452। और ये 2011 के जनगणना के हिसाब से है, और आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो है 15 साल हो चुके हैं इसको, ऑलमोस्ट ये डबल हो चुकी होगी, या इससे ज्यादा भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें जो है एक चीज और, एक चीज और इसमें दोस्तों रहता है कि शिशु का जो है दोस्तों, इसमें कह सकता हूँ कि 0 से 6 वर्ग की कह सकते 0 से 6 के एज का कितने इसमें बच्चे होंगे। लेकिन छोड़ो, आप ये मत लिखो क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पुराने डेटा है और ये नहीं ही पूछेगा। तो ये इंट्रोडक्शन में ये कुछ चीजें जो है दोस्तों वो छूट गई थी। अब हम जो है आज के क्लास में जो है दोस्तों आपका स्टार्ट करेंगे एंशियंट बिहार से। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि एंशियंट बिहार में आपको क्या लिखना है और आपको कैसे पढ़ना है एंशियंट बिहार को। तो फटाफट उसको नोट कर लो आप, उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, ठीक है, वो आप फटाफट से इसको लिख लीजिए, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। और जब भी आप बीपीएससी के लिए या फिर बिहार स्पेशल में किसी भी चीज के लिए कुछ भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप स्टार्टिंग के दिन से ही जो है वो बिहार का मैप बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैप बनाना नहीं सीखोगे तो आपको बड़ी परेशानियां होंगी। ठीक है, तो मैप बनाना सीखो, और साथ ही साथ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक भी रखा करो अपने पास में। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो और पढ़ने से आता है या नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का इतिहास। अब तो सीरियस हो जाओ। बिहार का इतिहास ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको पहले कल की क्लास में जो है मैंने आपको ये बताया था कि आपको बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बिहार का इतिहास में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फटाफट से जो है सबसे पहले आपको जो है दोस्तों इसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, पाषाण काल हो गया। पाषाण काल से आप जाएंगे तो इसमें दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी साक्ष्य और प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो सिंधु घाटी यहाँ पे नहीं आता है। तो इसके बाद जो है वैदिक पढ़ेंगे, वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद से जो है हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। और आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते होंगे तो महाजनपद से आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मगध जो है बहुत बड़ा जनपद था, और 16 महाजनपदों में से जो है दोस्तों 3 ऐसे महाजनपद थे, इतने बड़े महाजनपद थे जो बिहार में ही है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास में। ठीक है, तो महाजनपद हो गया। इसके बाद से हम पढ़ेंगे मौर्य के बारे में। ठीक है, उसके बाद से गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश जिसको कहते हैं। उसके बाद आपके क्षेत्रीय वंश आते हैं। ये हो जाता है आपका एंशियंट हिस्ट्री यहां पर में खत्म। जब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हम आएंगे मेडिवियल पे। मेडिवियल बिहार। दोस्तों मैं कहीं कहीं पे एंशियंट हिस्ट्री या फिर एंशियंट इंडिया अगर बोल दूं तो आप ये समझिएगा कि हम बिहार के दृष्टिकोण से उसको पढ़ रहे हैं। इसमें आपको मेनली दो ही चीज पढ़ना रहता है। ठीक है, पहला हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, पहला आपका हो जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दूसरा होता है मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेनली आपको मेडिवियल बिहार में भी यही पढ़ना रहता है। दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद से जो है आपका
मुगल साम्राज्य। ठीक है, मेडिवियल हो गया, मेडिवियल यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब यहाँ से आपका मॉडर्न शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपका मॉडर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न बिहार। अब मॉडर्न बिहार में मेनली आपको जो है वो एक ही चीज पढ़ना रहता है, वो ये रहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। ठीक है, भारतीय, इंग्लिश में कहेंगे रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार की भूमिका। बिहार की भूमिका। ठीक है, तो ये आपके सामने दोस्तों है सिलेबस। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको कि पढ़ना क्या है। देखो, कोई भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद से जो है वो हम एंशियंट बिहार को स्टार्ट करेंगे, यानी कि पाषाण काल को जो है दोस्तों हम करेंगे स्टार्ट। और आज की क्लास में जो है दोस्तों आपका पाषाण काल खत्म हो जाएगा, वैदिक काल खत्म हो जाएगा और महाजनपद जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं कि हमें बहुत लेंदी पढ़ना है चीजों को, क्योंकि लेंदी है ही नहीं कुछ पढ़ने वाला। जो क्वेश्चन आएंगे वही तो पढ़ना है ना। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के हम क्या करेंगे जिससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आइए पाषाण काल को देखते हैं पहले। पाषाण काल, आप ऊपर में हेडिंग डाल सकते हैं, प्राचीन, प्राचीन बिहार, एंशियंट बिहार, एंशियंट बिहार। ठीक है, ओके। तो आपको पता है कि जो आपका पाषाण काल है, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल जो है आपका, पाषाण काल के 3 भाग होते हैं टोटल। ठीक है, पाषाण काल के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका पूरा पाषाण। ठीक है, एक होता है पूरा पाषाण, एक होता है आपका मध्य पाषाण, और एक होता है आपका, और एक होता है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, कुछ ग्लिच हुआ था। ओके, पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये 3 भाग हैं दोस्तों आपके पाषाण काल के। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि पाषाण काल क्या था। ठीक है, पाषाण काल क्या था, और पाषाण काल के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि पाषाण काल क्या था। ठीक है, आप लोगों में से किसी को पता है पाषाण काल क्या था? किसी को नहीं पता? एनीवन? ऑनलाइन वाले जो आप देख रहे हो, अरे भाई टाइप तो कर लो यार। ठीक है, इसमें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ओके ठीक है, एक पॉइंट हो गया कि इसमें लिखना और पढ़ना जो है वो क्या था, कि लोगों को नहीं आता था। ओके, और कुछ को बता सकते हैं? गलत बताओ सही बताओ, लेकिन कुछ बताने की कोशिश करो, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, ओके। आप लोगों को आप बोले इंग्लिश लिखिए, अरे भाई पाषाण काल को बोलते हैं स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज, पत्थर का युग। आपने, आप चलो और आसान भाषा में बोल दिया मैंने, पत्थर का युग। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। देखो, जो आपका पाषाण काल है ना, वो समय था जब इंसान पत्थरों का उपयोग करके जो है अपने दैनिक जीवन की जरूरतें पूरा करते थे। आपने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा है क्या? तो आपको वो स्टोन एज वगैरह के बारे में उसमें बताते हैं। देखो, स्टोन एज नाम से नहीं पता चल रहा है कि बंदा स्टोन का उपयोग करता था। ये जो यहाँ पे देखो, ये जो बंदा है, ये अपना जीवन यापन करने के लिए जो है वो किसका उपयोग करता होगा? पत्थरों का उपयोग करता था।
ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस काल में जो है लोग पत्थरों से हथियार और औजार बनाते थे, ठीक है, और शिकार करते थे और जंगलों व गुफाओं में रहते थे, ठीक है। और इसके टोटल जो है वो 3 भाग है जो मैंने आपको बताया। पूरा पाषाण को बोलते हैं हम ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, और नव मध्यम पाषाण काल को बोलते हैं हम मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन। आप लोगों का हिस्ट्री नहीं हुआ है क्या अभी तक? और नव पाषाण काल को बोलेंगे हम न्यू स्टोन एज, ठीक है। और आपका जो दोस्तों बीपीएससी है वो न्यू स्टोन एज से काफी मतलब कह सकते हो क्वेश्चन पूछता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड और मिडिल से, ठीक है। तो पता चल गया पाषाण काल क्या होता है। अगर मैं इसका एज की बात करूं दोस्तों, जो आपका ओल्ड स्टोन एज है वो दोस्तों लगभग जो है, ठीक है, लगभग जो है और अप्रोक्स 20 लाख, ठीक है, 20 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक ये रहता है। 10,000 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों आपका इसका एज रहता है। देखो एज है, आपकी भी एज होती होगी, बहुत सारे लोगों को एज समझ में नहीं आता कि आखिर ये एज है क्या। देखो एक इंसान की मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊं ना, एक इंसान की, जो इंसान छोड़ो, आपके पास फोन है, आप फोन का ना एज होता है। आप एक फोन को बेशक से आपने 20 या 30 हजार का वो फोन लिया होगा, लेकिन एक फोन की एज होती है, ठीक है। अगर मैं फोन की एज की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक फोन की मैक्सिमम एज होती है 4 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज होती है 4 साल, मतलब 4 साल तक वो चलता है, उसके बाद से आपको दूसरा फोन लेना पड़ेगा या दूसरा चीज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एज हो गया ये। उसके बाद से होता है मिडिल स्टोन एज, मैं इसका भी आपको एज बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये एज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिए, मैं 10,000 लिखता हूँ, ठीक है, 10 के लिखता हूँ, 10,000 से लेकर के 8 के तक, ठीक है, 8,000 ईसा पूर्व तक इसका एज रहता है। उसके बाद से जो आपका नया नव पाषाण काल रहता है, न्यू स्टोन एज, वो आपका जो है दोस्तों 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है वो 4,000 ईसा पूर्व तक क्या होता है, चलता है, 8 के से 4 के तक। तो ये टाइम फ्रेम अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं याद करना है तो मत करो, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए थोड़ा सा हम ये देखते हैं दोस्तों कि आखिर जो है, चलो मैं आपको पहले यही बता देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको बिहार के संदर्भ में बताऊंगा। देखो पूरा पाषाण जो है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया कि इंसान जो है वो शिकार और भोजन संग्रह करके जीवित मतलब रहता था, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको एक वक्त का, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, दैट इज एनफ फॉर हिम। उसको नहीं पता कि भाई विकास करना भी है या फिर नहीं विकास करना है, मतलब जो चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। और आपका जो आग का आविष्कार है, ठीक है, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार इसी काल में होता है, ठीक है। आपका जो ओल्ड स्टोन एज है इसी में आपका आग का आविष्कार होता है। अब आग का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये मत रहता है कि वो पत्थर एज है। पहली बात तो हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पत्थरों के औजार भी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ होगा कि जब ये पत्थर से कोई औजार का निर्माण कर रहे होंगे तो उसी में से जो है दोस्तों घिसने के वक्त में कुछ चिंगारियां पैदा हुई होंगी या फिर कुछ चिंगारियां निकली होंगी। और आपको पता है कि उस समय में जो है मैक्सिमम लोग पेड़ और पौधों में और गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो मतलब अगर घिसने पे, रबिंग करने से जो है दोस्तों आपका क्या हुआ कि चिंगारियों से आपका आग जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो लोगों को लगा कि भाई, पहले तो वो डर गए कि आखिर ये हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद वो अपना इसका उन्होंने अपना क्या किया कि उसको अपना हैंडल बना लिया कि मतलब भाई अब हमको रात में किसी का डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आग से जो है वो जानवरों को, खास करके जंगली जानवरों को उस समय में डर होता होगा, और आज भी वो लोग डर होता है, ठीक है। तो आग का आविष्कार जो है आपका पूरा पाषाण काल में किया गया था। और इसी में जो दोस्तों आपका गुफाओं में, मतलब केव्स में जो है दोस्तों आपका चित्रकारी भी इसी टाइम से स्टार्ट हुई होगी। अब नॉर्मल सी बात है कि उस समय में ना किसी को कुछ बोलना आता था, ना कुछ लिखना आता था, ना पढ़ना आता था। तो अपनी फीलिंग्स को मतलब कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फीलिंग्स को बताने के लिए वो क्या करते थे और क्या करते होंगे, देखो इसका प्रमाण नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन केव्स का ड्राइंग, मतलब कह सकता हूँ गुफाओं पे चित्रकारी, कि मान लो किसी को आज भूख लगी है, ठीक है, तो उसने कुछ इस तरीके से बना दिया कि आज हमको जो है वो इस जानवर को खाना है। तो इस जानवर को देखा होगा उसने, तो बोला होगा आज हमको इसको जो है क्या करना है, खाना है, ठीक है। तो ऐसा बना दिया होगा, लोग समझ गए होंगे, है ना। तो चित्रकारी के मतलब आपका केव्स यानी गुफाओं पे चित्रकारी के प्रमाण भी जो है दोस्तों पूरा पाषाण काल से ही हमको देखने को मिलते हैं,
ठीक है, ये हो गया। अब मिडिल स्टोन एज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मिडिल स्टोन एज में जो है दोस्तों, इंसान छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगे। पहले क्या होता होगा, पहले एकदम वैसे बड़ा औजार बनाते थे, क्योंकि उनको उतना आइडिया ही नहीं था कि आखिर इससे छोटा भी बन सकता है या फिर नहीं, तो बड़ा बनाने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे छोटा हो गया साइज में, है ना। लेकिन अभी भी इंसान जो है वो पत्थर के ही बना रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि लकड़ी या फिर तांबे का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में जो है आपका कि कुत्तों का पालना यहाँ पे शुरू होता है। कुत्ता पालन जो है आपका मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि कुत्ता जो है इंसानों का कितना पुराना दोस्त है। ठीक है, और खेती और अस्थायी बस्तियों की शुरुआत भी दोस्तों यहाँ से होती है। खेती और अस्थायी बस्ती की शुरुआत। ठीक है, खेती और अस्थायी बस्तियों की शुरुआत भी दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल से आपको देखने को मिलती है। देखो मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा हूं, आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब आपकी हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा नव पाषाण काल के ऊपर। नव पाषाण काल का एज कितना बताया मैंने, 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो दोस्तों जो है वो खेती तो आपका मध्यम पाषाण काल से स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर मैं पशुपालन भी जो है दोस्तों स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पशुपालन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और दोस्तों इसमें क्या था कि मिट्टी के बर्तन जो है बनाने की शुरुआत, मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत। ठीक है, देखो अब आप ये सोच रहे होगे ना कि आखिर ये प्रमाण हमें कैसे मिले, जबकि आप कह रहे हैं कि लोगों को ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था, फिर ये कैसे हो सकता है, हम किसी की बातों पर क्यों ट्रस्ट कर ले। तो दोस्तों क्या होता है कि आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वो उसमें बाढ़ आ गया इसलिए बर्बाद हो गया। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भुखमरी से मर गए, अकाल से मर गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक कुछ आपदा आई होगी उस वजह से जो वो मर गए होंगे। ठीक है, तब नया युग का स्टार्ट हुआ, है ना। बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का मत होता है। लेकिन ये जो आप ये पढ़ रहे हो कि पशुपालन हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की गई, है ना, तो हम ये कैसे मान ले, तो दोस्तों ये सब चीजों का प्रमाण जो है वो कार्बन डेटिंग से मिलता है। कार्बन डेटिंग से मिलता है। ठीक है, अब ये कार्बन डेटिंग क्या है ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, अभी आप लोड ना लो। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ उन चीजों को समझो। एक चीज और इसमें पुनर्पाषाण काल में ये हुआ कि दोस्तों गांव बसने लगे। ठीक है, गांव बसने लगे, और गांव बसेंगे तो लोगों में भाईचारा रहना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे लोग जो है वो समाज का विकास भी करेंगे। ठीक है, तो गांव बसने लगे तो समाज का विकास भी होगा। समाज का विकास भी हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि नवपाषाण काल जो है इसमें बहुत चीजें जो है परिवर्तन हो चुकी है, और बहुत चीजें जो है वो नई नई भी आ चुकी है। ओके, ये हो गया। तो अब तो मैंने आपको ये एक नॉर्मल चीजें बताई है इन युगों के बारे में। अब बिहार के प्रोस्पेक्टिव से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो दोस्तों, बिहार के प्रोस्पेक्टिव से जो है दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि साक्ष्य, जिसको आप कहते हैं प्रमाण, वो प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, प्रमाण कहाँ से मिले हैं पूरा पाषाण काल के, है ना। तो वो बात करेंगे आज की क्लास में इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना है बिहार का। चलो मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ बिहार। ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो बनाने का, लेकिन आपको बनाना सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर दो, आप सेम चीजों को कॉपी पेस्ट कर दो, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट बनाना चाहिए। और बनाना नहीं आएगा तो आपको मेंस के एग्जामिनेशन में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीलिम्स पास करके ही आप सभी को जो है वो आईएएस ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी ये सब कुछ बना दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। देखो मैंने आपके सामने एक रफ डायग्राम बनाया है बिहार का। ठीक है, जिसमें एनफ है एक एग्जामिनर को बताने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले जो अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि पूरा पाषाण काल से हमें बिहार में किस जगह से क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम पहले पूरा पाषाण पे जाते हैं, ओल्ड स्टोन एज पे जाते हैं। देखो ओल्ड स्टोन एज से जो है दोस्तों आपका मैक्सिमम चीजें जो है वो कहां कहां से मिली है। तो सबसे पहले बिहार का एक यहाँ पर में देखिए, ये मैप देखिए आपके पास, ये आपको मुंगेर दिखेगा कहीं पे, दिखा क्या कहीं पे मुंगेर आपको। ठीक है, तो मुंगेर ऑलमोस्ट जो है दोस्तों आपका है यहाँ पर में।
ठीक है। तो मुंगेर से जो है दोस्तों आपको क्या मिले हैं, मुंगेर से जो है दोस्तों आपका आपका मिला है पूरा पाषाण काल में। पहले यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ये जगह का नाम है मुंगेर। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला है, यहां से मिला है आपको दोस्तों एक जगह है, यहां पर थोड़ा सा जगह भी लिख लीजिएगा मुंगेर का, मुंगेर का जगह है भीम बांध। अभी आपको पता चलेगा कि आपने बिहार को कितना जाना है अभी भी। ठीक है, भीम बांध जगह है, मुंगेर का भीम बांध। और एक जगह है दोस्तों आपका कहां पर में, तो एक जगह है यहां पर में गया। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है गया। और गया से आपको क्या मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और गया का एक जगह है, पहले जगह ही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से आपको बताऊंगा क्या मिला है। देखो दोस्तों, आपको ना क्या मिला है ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें आपके पत्थरों के औजार ही मिले होंगे, और तो कुछ नया चीज मिला नहीं होगा, है ना। और उस पे से भी हम जो है पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है आप चीजों को समझिएगा। तो मुंगेर का भीम बांध हो गया, और गया का जो एक इलाका है, ठीक है, उस गला इलाके का नाम है जेठियन। गया का जेठियन हो गया। ठीक है, और उसके बाद से जो है एक जगह का नाम है नालंदा। ठीक है, नालंदा। यहां से ये तीन जगह आप याद रखिएगा, तीन जगह मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक मुंगेर का भीम बांध, गया का जेठियन, और एक है नालंदा। यहां से जो है आपको क्या मिला है, औजार मिले हैं। ठीक है, पत्थर के कुल्हाड़ी मिले हैं, खुरपी मिला हुआ है, और पत्थर के क्या मिले हैं, चाकू मिले हैं। ठीक है, औजार की प्राप्ति हुई है यहां से, वेपन्स मिला है। ठीक है, क्या चीज है, तो पत्थर के कुल्हाड़ी, पत्थर के कुल्हाड़ी, खुरपी, और मिला है चाकू। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है दोस्तों पूरा पाषाण काल में तीन जगह से, जगहों के मैं नाम वापिस से लिख देता हूं। पहले जगह का नाम क्या था, मुंगेर, मुंगेर का नाम था भीम बांध जगह का। दूसरा आपका था गया का जेठियन। और तीसरा था आपका नालंदा। ये तीन जगह से। ठीक है, आइए थोड़ा सा मध्य पाषाण काल का देखते हैं। ठीक है, मिडिल स्टोन एज, इसमें आपका एक ही जगह है, वो है आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर से जो है आपका मध्य का पाषाण काल में मिडिल स्टोन एज में जो है वो चीजें मिली है, मिडिल स्टोन एज में जो है चीजें मिली हुई है। क्या मिली हुई है, वही चीजें मिली हुई है, पत्थरों के औजार। ठीक है, अभी तक दोस्तों मिडिल स्टोन एज तक जो है लोग पत्थरों के औजार बनाना स्टार्ट कर रहे थे, और चीजों को बना बना करके जो है उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे थे। लेकिन नवपाषाण काल में जो है दोस्तों आपका बोन वेपन्स मिलते हैं, मतलब हड्डियों से बने आपके हथियार के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों आपको जो यूपी के बाउंड्रीज दिख रहे होंगे, यूपी के बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, जिसका नाम है पहला सारण। ठीक है, उसके बाद से आपको दिखेगा वैशाली। ठीक है, और वैशाली के बाद जो है दोस्तों अगर मैं एक जगह की बात करूं, तो आपका है पटना। ठीक है, और एक जगह और है, वो है आपका कौन सा, रोहतास। तो जो आपको येलो सर्कल में दिख रहे हैं चार जिले बिहार के वर्तमान के, उस समय में आपके क्या है, नव पाषाण काल के साक्ष्य जो है दोस्तों इन्हीं जगहों से देखने को मिलता है। नियो स्टोन एज, नव पाषाण काल। ठीक है, कौन कौन सा जगह मैंने आपको बताया, पहला मैंने आपको बताया है सारण, दूसरा जगह मैंने आपको बताया वैशाली, तीसरा जगह आपका हो गया पटना, और चौथा हो गया रोहतास। ठीक है, ये चार डिस्ट्रिक्ट। और चार डिस्ट्रिक्ट अगर मैं आपसे पूछ ले कि अच्छा, तो एग्जैक्ट यहीं से पूछ लेता है कि नवपाषाण काल के साक्ष्य बिहार के किन जिलों से प्राप्त हुए हैं, तो आपको अगर इस टाइप से ऑप्शन दे दे तो यहीं पे आपको आंसर मिल गया आपका। लेकिन आपसे अगर जगह का नाम भी पूछ ले,
ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि सारण में एक जगह का नाम है चिरांद। ठीक है, जगह का नाम क्या है? चिरांद। और वैशाली में जो है एक जगह का नाम है चेचर। चेचर। पटना में एक जगह का नाम है मनेर। मनेर। और रोहतास में एक जगह का नाम है सेनुआर। सेनुआर। ठीक है, चिरांद, चेचर, मनेर और सेनुआर, सारण, वैशाली, पटना, रोहतास, इन 4 जगहों से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और आप ध्यान रखिएगा, इन चारों जगह से जो है दोस्तों क्या-क्या मिले हैं? तो एक ही चीज मिली हुई है। पहली बात तो ये कि कृषि एवं पशुपालन यहाँ पे होता था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा चीज क्या है कि हड्डियों से बने औजार, बोन वेपन्स, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ जो है और क्या-क्या हमें साक्ष्य मिले हैं? तो मिले हैं कृषि का, एग्रीकल्चर, ठीक है, और फार्मिंग। ठीक है, तो इन चीजों का साक्ष्य जो है हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं बिहार के इन जगहों से। ये तो बिहार प्रोस्पेक्टिव का था। बस खत्म हो गया आपका जो आपका पहला टॉपिक था पाषाण काल के बारे में, वो सब का सब यहाँ पर में हो चुका है खत्म। ठीक है, और एक बात आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि इनके और भी कुछ जगह हैं, एक दो और जगह है जो कि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आपको जो है वो पढ़ लेना है उन जगहों को भी। ठीक है, मेन ये 4 जगह थे जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो आप मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया है, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया, ये हो गया, इस पर टिक मार दो। अब आते हैं वैदिक काल पे। ठीक है, वैदिक काल पे। ठीक है, वैदिक काल। देखो वैदिक काल का एक ही चीज आपको मेन चीज यहाँ याद रखना है कि इसका टाइम। तो इसका टाइम जो था दोस्तों वो 1500 बीसी से लेकर के कहां तक का था? 600 बीसी तक। ठीक है, वैदिक एज का। अब देखो वैदिक काल से पहले हमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हमने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है वो इसलिए क्योंकि बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पतन, जब किसी एक एज का पतन होता है, ठीक है, जब किसी एज का पतन होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि आईवीसी रहा और यहाँ पे है वैदिक पीरियड, वैदिक एज। तो दोस्तों यहाँ पर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे नए युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, नए युग की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। यहाँ पे आईवीसी में ऐसे कहते हैं कि भूखमरी से मर गए, कोई लोग कहते हैं कि इसमें जो है आपका प्राकृतिक आपदा से हो गया, कोई कहता है बाढ़ आ गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहती है महामारी फैल गई थी, है ना? तो उसके बाद वैदिक पीरियड आया। अब वैदिक में आपको पता है कि बेसिकली हमें आर्यों के बारे में ही पढ़ना रहता है। ठीक है, आर्यों के आक्रमण को। ठीक है, और ये जो है आपका कह सकते हैं दर्राओं से आए हुए थे। ठीक है, दर्रा क्या बोलते हैं? दर्रा होता है जो इनके बीच के जो घाटियां होती है, उनमें जो जगह होता है ये दो पहाड़ों के बीच में जाने और आने का, उनको दर्रा कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि इस दौरान जो है वो आर्यों के इतिहास का पता चलता है वैदिक काल में। और इस काल में आर्यों का आगमन जो है वो उत्तरी बिहार के क्षेत्र में होता है। उत्तरी बिहार कौन सा बिहार है? देखो उत्तरी बिहार जो आपको ये दिख रहा है, जो मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे उत्तरी बिहार है। ठीक है, जो आप कह सकते हैं विदेह का क्षेत्र जो है, जो मिथिलांचल का जो क्षेत्र है आपका विदेह क्षेत्र, यहाँ पर में आर्यों का जो है वो आगमन होता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे, एक दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो लिखिएगा कि पहले वैदिक काल में जो है हमें क्या पता चलता है? आर्यों आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्यों का आगमन। और दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज ये होता है कि इस काल में आर्यों का आगमन उत्तरी बिहार में होता है। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में होता है। ठीक है, आर्यों का आगमन जो है वो उत्तरी बिहार में देखने को मिलता है। और ये उत्तरी बिहार अगर आपसे पूछ ले तो जो आपका उत्तरी बिहार है, ये उत्तरी बिहार विदेह राज्य के क्षेत्र के नाम से प्रचलित है। ठीक है, विदेह मतलब होता है मिथिला। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना पार्लियामेंट में,
कि बिहार को दो अलग अलग राज्यों में बांटना चाहिए, ठीक है, एक विदेह क्षेत्र में और एक आपका पटना वाले क्षेत्र में, इधर के क्षेत्र में, है ना। तो मिथिलांचल का आपका जो ये उत्तरी बिहार आपको जो दिख रहा है, जो मैंने आपको व्हाइट लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, ये आपका विदेह राज्य का क्षेत्र था, जिसमें आपका पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक के जगह आते हैं। एक बार एग्जामिनर ने, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्य जो आए हुए थे तो उनका निवास स्थान कहाँ था। तो आर्य जो आए थे उनका निवास स्थान उत्तरी बिहार था, ठीक है। और उत्तरी बिहार मतलब क्या, तो आपका मिथिलांचल वाला क्षेत्र। तो यही था आपका वैदिक पीरियड के बारे में बिहार के संदर्भ में, ठीक है। मैंने कहा ना कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एक ही क्लास में जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला है महाजनपद, ठीक है। ठीक है, महाजनपद। अब देखो, महा और जनपद, ये दो अलग अलग वर्ड है। महा मतलब होता है ह्यूज, ठीक है, और जनपद का मतलब होता है एक क्षेत्र, एक इलाका। होता क्या है, ठीक है, जो आपका ये इंडिया है, इसमें जो कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है। 16 महाजनपद जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में आपका बटे हुए थे, ठीक है। जगहों मतलब कहते हैं कि एक प्लेस, ठीक है, एक आप इसको डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। आज के भाषा में इसको आप डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं, जो मैंने आपको जनपद कहा है, ठीक है। और महा जब जुड़ जाता है तो कह सकते हैं बहुत बड़ा जनपद। अगर मैं एक आपका बिहार की बात करूं तो पटना जो है, जो अगर आप पटना को और कह सकते हैं नालंदा को, साथ ही शेखपुरा को, और साथ ही साथ अगल बगल के बेगूसराय, समस्तीपुर, ठीक है, वैशाली, इन सभी को मिला देंगे तो एक जनपद बनता है, ठीक है। तो एक मैंने एग्जांपल लेके बताया है कि जनपद जो है वो मतलब महा लग गया तो बहुत बड़ा, ह्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे महाजनपदों का उदय होता है हमारे इंडिया में, और टोटल 16 महाजनपद होते हैं। और आपको गौरतलब होगा कि 16 महाजनपद में से जो 3 महाजनपद है वो आपके बिहार में ही स्थित है। इसलिए महाजनपद का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा महाजनपद जो मगध महाजनपद था वो बिहार का ही हिस्सा है। और ये इसको आपको पता है कि पूरे इंडिया को अखंड बना के रखा हुआ था मगध महाजनपद ने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आपके कह सकता हूँ कि जो महाजनपद काल है इसमें भी आपको पहले मैप बनाना है, ठीक है। और मैप पे ही आपको इंडिकेट करना है। मैप से क्या होता है कि आपको याद रखने में चीजों को बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो मैं आपको मैप के हिसाब से ही बताऊंगा। ऑनलाइन वाले जो है वो मैप मैप बनाएंगे आप लोग, ठीक है। देखो, कुछ मेहनत आप करो, कुछ मेहनत मैं करूंगा, दोनों का काम निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले महाजनपद की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो पहला तो आपको वैशाली भी एक महाजनपद हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अभी हमको बिहार ही देखना है। तो बिहार में टोटल 3 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद, इसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। पहला था वज्जी, ठीक है। दूसरे का नाम था मगध, और तीसरे का नाम था दोस्तों कौन सा, अंग। ये 3 महाजनपद जो है वो बिहार में ही अवस्थित थे और वर्तमान में बिहार में ही हैं, ठीक है। ये जो आपका कह सकता हूं इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ठीक है। या फिर पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वज्जी, अंग और मगध है, ये वर्तमान में कहां पर में है, ठीक है। और इनका पुराना नाम क्या था, और इनका अभी भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है। देखो, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं वज्जी की, ठीक है, तो वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वज्जी जो है वर्तमान जो आप ये मुजफ्फरपुर और वैशाली का इलाका देख रहे हैं वो वज्जी हुआ करता था, वज्जी महाजनपद। तो वर्तमान की जो कह सकता हूँ वर्तमान वैशाली, वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर, ठीक है, वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर। और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी, वो राजधानी थी कौन सी, राजधानी का नाम था वैशाली, ठीक है। राजधानी का नाम क्या था, वैशाली, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर भी जो है महावीर का भी जन्म होता है इसी स्थल पे, तो महावीर का जन्म स्थल भी यही है, ठीक है। और साथ ही जो दोस्तों ये 8 प्रांतों का संघ हुआ करता था,
8 प्रांतों का संघ हुआ करता था। ठीक है? और ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमें प्रमाण मिलता है कि जो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था वो लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है? ऐसे अमेरिका दावा करता है कि वो पहला जो है वो कह सकता हूँ गणतंत्र जो है वो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका तो खुद ही 1700 ईस्वी में आजाद हुआ था, तो वो कहाँ से हो सकता है? हम तो अभी दोस्तों कई लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। तो विश्व का पहला गणतंत्र, अब गणतंत्र किसको कहते हैं? गणतंत्र होता है डेमोक्रेटिक, जहां पर में कोई व्यक्ति वोट देता है, ऐसे हम लोग जो पीपल ऑफ इंडिया है वो वोट देते हैं किसी पर्सन को कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए या फिर हारिए, ऑल राइट। ठीक है? तो गणतंत्र होता है जहां पर में वोटिंग प्रणाली होती है। तो उस समय में जो वेजी का एक कह सकता हूँ गणराज्य हुआ करता था, लिच्छवी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता रहा हूं आपको, लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र। ठीक है? ये विश्व का पहला गणतंत्र हुआ करता था, वो गणतंत्र गणराज्य हुआ करता था। ठीक है? तो ये था आपका वज्जी के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं अंग महाजनपद की। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे मगध का, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है। तो वज्जी हो गया, तो वज्जी के बाद कौन सा आपका हो जाएगा? अंग। अंग जो है, आप इस इलाकों को समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर दूं। अंग आप इन इलाकों को समझ सकते हैं। ये तो आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका हो जाएगा मगध, और ये हो जाएगा आपका वज्जी, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर में, ये हो जाता है आपका अंग। ठीक है? क्या कहा मैंने यहाँ पर में अभी आपको कि अंग जो है कहाँ पर में है? अंग वर्तमान में जो मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए मुंगेर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर में दिख रहा है आपको भागलपुर। तो वर्तमान वर्तमान मुंगेर तथा भागलपुर का जो क्षेत्र है वो अंग महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी वो चंपा हुआ करती थी। राजधानी का नाम था चंपा। ठीक है? और इसी को जो है वो ह्वेन सांग ने जो है वो चैंपोंग कहा। चैंपोंग कहा। ठीक है? आपको पता है ये चाइना से आया हुआ था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कह सकता हूँ स्टडी करने। ठीक है? तो ये आया, तो इसने आपका कह सकता हूँ अंग की बड़ी प्रशंसा की, और ये जब गया इसकी राजधानी चंपा, तो चंपा की इसने काफी प्रशंसा की, इसने अपनी पुस्तक में लिखा था। और इसके पुस्तक से हमें ये प्रमाण मिलता है कि इसने चंपा को चैंपोंग कहा था। चाइनीज है तो कुछ चाइनीज भाषा तो आएगी ही आएगी, तो इसने कहा चैंपोंग। ठीक है? तो वेनसांग ने इसको कहा था चैंपोंग। तो ये तो था अंग महाजनपद की। आइए अब बात करते हैं जो हमारा मेन चीज है, वो है मगध। ठीक है? मगध महाजनपद। ठीक है? अब आप ये मत समझना कि मैं आपको बस दो दो पॉइंट बता करके आगे निकल रहा हूँ, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इन चीजों का। ठीक है? तो मगध महाजनपद था, आपको पता है वर्तमान में आप कह सकते हो पटना, गया, जहानाबाद, ठीक है, औरंगाबाद और नवादा, ये क्षेत्र आते हैं वर्तमान मगध में। ठीक है? आपको याद रखने के लिए अगर आप कहेंगे कि पटना और गया जो है वो वर्तमान मगध के क्षेत्र हैं, सॉरी। ठीक है? और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद। ठीक है? और इसकी प्राचीनतम राजधानी जो है, आप देखेंगे जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, मगध के बारे में बताऊंगा, तो आप देखेंगे इसकी राजधानी 3 बार चेंज हुई। ठीक है? तो इसकी प्राचीनतम राजधानी जो है दोस्तों, प्राचीनतम राजधानी वो क्या है? प्राचीनतम राजधानी का नाम था गिरिव्रज। गिरिव्रज, जो वर्तमान में राजगीर आप जो सुनते हैं, उसी का नाम था गिरिव्रज। ठीक है? तो इसके प्राचीनतम राजधानी का नाम था गिरिव्रज। ओके? यहां तक बातें आपको हो जाएंगी क्लियर।
ठीक है। हम यहाँ पर में जो महाजनपदों की बात कर रहे हैं, इनकी प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? लेकिन अब तो हम एंशिएंट से बाहर निकल चुके हैं थोड़ा सा। इट मीन्स कि हम स्टोन एज में, न्यू एज से बाहर निकल चुके हैं। अब हमारे पास जो है ये जो प्रमाण है वो लिखित में भी है। ठीक है, लिखित प्रमाण है हमारे पास। तो इसकी जानकारियां जो ये हम महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमने देखा कि 16 महाजनपद हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों उस समय में कह सकता हूँ कि धर्मों का काफी स्टार्टिंग हो चुका था। तो उस समय में दो धर्म ऐसे थे जिनका नाम था बौद्ध धर्म, और एक धर्म का नाम था जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों की जो पुस्तक हुआ करती थी, एक पुस्तक बौद्ध धर्म की पुस्तक का नाम था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और जैन धर्म की पुस्तक का नाम हुआ करता था क्या चीज? भगवती सूत्र। ठीक है, ये दो पुस्तकें हुआ करती थी, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इससे जो है दोस्तों हमें ये प्रमाण मिलता है कि भारत में जो है लगभग 600 ईसा पूर्व जो है, लगभग 600 ईसा पूर्व जो है दोस्तों, हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है दोस्तों हम मगध साम्राज्य के बारे में स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मगध ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप दो का जो मैंने आपको बताया है, वो अगर आप वो याद रखेंगे तो आपके लिए दैट इज एनफ। ठीक है, इसको आप बाद में नोट कर लेना, पहले मुझे बताने दो। आज मुझे महाजनपद जो है वो खत्म करना है। ठीक है, ऐसा तो महाजनपद में जो है अब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका हम वंश भी देखते चले जाएंगे। ठीक है, एक क्लास में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, क्या कहा? मगध महाजनपद। दोस्तों जब आप मेरी क्लासेस कर लेंगे ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए खटाखट सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा मगध महाजनपद के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्तमान जो पटना, जहानाबाद, गया, ये जो आप इलाके देख रहे हो यहाँ पर में, कौन सा इलाका? जो आपका वर्तमान में पटना है। ठीक है, उसके बाद से आपका जो नालंदा है, ठीक है, और जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, ये सारे इलाके जो है वो मगध महाजनपद में हुआ करते थे। अभी आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत छोटा है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसका वंश का विस्तार होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये पूरा इंडिया को क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, और पूरे इंडिया पे साथ साथ आउटर इंडिया, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब जो पार्ट हुआ करते थे, सब पे जो है दोस्तों मगध साम्राज्य का क्या हो जाएगा? आधिपत्य हो जाएगा। ठीक है, और मगध साम्राज्य साम्राज्य का अगर मैं वंशावली की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, वंशावली अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें कुछ वंश हुआ करते थे। जो आपका सबसे पुराना वंश है, इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। दो आपको वंश दिखेंगे जो प्राचीनतम वंश है। ठीक है, एक आपका हो जाएगा वृहद्रथ। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका कौन सा? हड़यक। वृहद्रथ वंश और हड़यक वंश, ये दो आपको वंश दिखेंगे जो प्राचीनतम है। ठीक है, और यहीं पे लोग गलती करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो वृहद्रथ वंश है, ये वंश जो है आपके पुराणों में है। ठीक है, पुराण और महाभारत के हिसाब से अगर आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि पुराण और महाभारत के हिसाब से मगध महाजनपद का सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वृहद्रथ वंश। पुराण या फिर महाभारत। ठीक है, इससे हमें प्रमाण मिलता है कि दोस्तों यहाँ पर में जो है वो बृहद्रथ वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके ग्रंथों के हिसाब से, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, तो वो हो जाएगा हड़यक वंश। ठीक है, अब बौद्ध ग्रंथ ही क्यों, जैनिज्म क्यों नहीं? दोस्तों इस वजह से, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे हड़यक वंश के स्टार्टिंग, जो जो फाउंडर है हड़यक वंश के, बिंबिसार, ठीक है, तो वो बौद्ध के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, इस वजह से बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से भाई जो आपकी एज का होगा वही तो आपके बारे में किसी और को बता पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा 4 साल का जो पैदा हुआ है वो आपके बारे में बताना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है ना। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे प्राचीन वंश जो है वो हड़यक वंश हुआ करता था। बौद्ध
ग्रंथ के अनुसार सबसे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन वंश वंश था ये हड़यक वंश। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर में आपका दूर हो गया होगा। आइए थोड़ा सा बृहद्रथ वंश के बारे में देखते हैं कि भाई इसमें क्या चीजें हुआ करती थी। देखो बृहद्रथ वंश जो है, आप इसकी तुलना जो है वो स्टोन एज से कर सकते हैं। जो आपका बृहद्रथ वंश है, इसकी तुलना आप स्टोन एज से कर सकते हैं। अब स्टोन एज से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बृहद्रथ वंश में आपका कह सकते हो साम्राज्य विस्तार देखने को उतना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई किया ही नहीं उन लोगों ने, साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, ये उनको अपने से मतलब था। ठीक है, और उस समय में क्या था कि दोस्तों सैनिक वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये मैं आपको बृहद्रथ वंश की बात कर रहा हूँ, यू डोंट कंपेयर टू हड़यक वंश। ये आप बृहद्रथ वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। यहाँ पर बृहद्रथ वंश जो आपका हुआ करता था, इसको आप जो है, इसमें आपका कोई अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी। मतलब अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी तो भाई समाज विस्तार तो पॉसिबल ही नहीं था उतना। ठीक है, बृहद्रथ वंश में क्या था कि अस्थाई सेना जो है वो नहीं थी। ठीक है, अस्थाई सेना नहीं थी तो लड़ते कैसे होंगे ये लोग, साम्राज्य का विस्तार कैसे करते होंगे अगर थोड़ा सा भी करना हुआ तो क्या होता था कि उस समय में जो है वो राजा वर्सेस राजा हुआ करता था। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में क्या है कि सैनिक वर्सेस सैनिक होता है। ऐसा थोड़ी है कि सैनिक वर्सेस किसी देश का राजा या फिर किसी देश का प्रधानमंत्री वर्तमान स्थिति में, नहीं है ना। उस समय में क्या हुआ था कि राजा वर्सेस किंग हुआ करता था, कि जो किंग हार गया वो किंग अपना राज दे देता था उसको। ये ना ये लोग कहाँ करते थे, ये लोग अखाड़ा में लड़ा करते थे। जो आपका आज के टाइम में WWE का जो आप रिंग देखते होंगे ना, तो अखाड़ा हुआ करता था उस समय में। ठीक है, उस अखाड़े में ये लोग लड़ा करते थे। अब अखाड़ा जो है, अगर मैं बृहद्रथ वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं दोस्तों, तो इस वंश का जो संस्थापक हुआ करता था उसका नाम था राजा बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ जो है था, और इस वंश का एक सब प्रतापी शासक हुआ करता था जरासंध। ठीक है, आपने अभी आपको अगर आपने थोड़ा सा भी महाभारत या पुराणों में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा या फिर कभी आपने देखा होगा, तो आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा, किसी न किसी का मुझे सुना होगा, जरासंध। ठीक है, तो जरासंध जो है वो बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। उसके अंदर इतना अहंकार आ गया था, इतना ईगो आ गया था, क्योंकि जैसे आप सिकंदर के बारे में पढ़ते हो कि ये इसने पूरा जग जीत लिया था, है ना, पोरस को हरा दिया था इसने झेलम झेलम नदी पे, और मगध में भी आने की कोशिश कर रहा था ये, है ना। उसी प्रकार से जो है बृहद्रथ वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था, इसका नाम था क्या चीज, जरासंध। और ये जरासंध जो है वो इतना अपने अहंकार में चूर हो चुका था कि ये किसी को भी चैलेंज कर देता था, या फिर अगर कोई इससे चैलेंज करता था कि मैं तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कि जो दो दो हाथ होता है रिंग में, अखाड़ा में, अगर आप WWE देखेंगे तो उस समय में जो है, इसको जो है वो भीम ने पराजित किया था, जरासंध को भीम ने पराजित किया था श्री कृष्ण के अनुसार। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जरासंध का अखाड़ा कहाँ है। ठीक है, तो जरासंध का जो अखाड़ा हुआ करता था वो वर्तमान राजगीर में है। ठीक है, आज भी अगर आप राजगीर घूमने जाएंगे तो वहां पर में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, शाइन बोर्ड, जहां पे दिखाता है कि जरासंध का ये अखाड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो आइए फटाफट से नोट डाउन करते हैं, इसके स्थापना जो है किसने किया था। स्थापना अभी मैंने आपको बताया क्या था उसका नाम, उसका नाम था राजा बृहद्रथ। ठीक है, राजा बृहद्रथ ने इसकी स्थापना किया था। प्रतापी शासक, प्रतापी शासक का नाम था जरासंध। ठीक है, जरासंध। इसी के बारे में बोलता है कि इसका अखाड़ा कहाँ हुआ करता था, अखाड़ा, इसका अखाड़ा जो है वर्तमान राजगीर में। ठीक है, इसका अखाड़ा कहाँ था, राजगीर में। इसका अंत किसने किया, इसका अंत किया भीम ने, श्री कृष्ण के कहने पर, या फिर श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, तो इसका अंत जो है वो भीम ने किया था। ठीक है, और इस वंश का, बृहद्रथ वंश का जो आखिरी शासक का नाम था रिपुंजय। आखिरी शासक हुआ करता था रिपुंजय। अच्छा, मैं आखिरी क्यों कह रहा हूं, आपने कभी ये सोचने की कोशिश की। देखो आखिरी मैं इसलिए कह रहा हूं, ये काफी निर्बल शासक हुआ करता था। कि निर्बल का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत जरा सहमा हुआ, उतना मतलब कैसे तो शक्ति नहीं हुआ करती थी इसके अंदर, है ना। तो इसको जो है, इसके ही सेनापति ने जो है वो मरवा दिया था।
रिपुंजय को मरवा दिया था और अपने बेटे को जो है उत्तराधिकारी बना दिया था। और जो इसका बेटा होगा, जो सेनापति का बेटा होगा, उसी जो स्थापना करेगा वही स्थापना करेगा हर्यक वंश का। ठीक है, तो हम कल की क्लास में जो है वो हर्यक वंश वगैरह देखेंगे। तो आज के क्लास में जो हमने पढ़ा उसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीपीटी जो है, आप पूछते हैं कि पीपीटी कहाँ मिलेगा, तो पीपीटी जो है जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा पीपीटी। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो टेलीग्राम से इसका पीपीटी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं, 7:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।